नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 विषय विज्ञान और लेसन है 18वां। इसके क्वेश्चन उत्तर अपने देखते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि किन विधियों के द्वारा जल का संदूषण होता है। तो जल का संदूषण किन विधियों के द्वारा होता है, इसमें देखो, नाभिकीय रिएक्टर संयंत्रों से निकलने वाले कचरे को भी जल प्रदूषित करता है। तेल निकालने के लिए पेट्रोलियम का जो समुद्र रिश्ते हैं, जहाज के संचालन में समुद्री जल प्रदूषित होता है। औद्योगिक हानिकारक इकाइयों, खेत में फसलों से, विद्युत संयंत्रों, उद्योगों से छोड़ा गया गर्म जल भी प्रदूषण का कारण है। ये सारे कारण हैं। इसके बाद है देखो, व्यक्तिगत स्तर पर आप प्रदूषण को कम करने में कैसे सहायता कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि घरों के आसपास अपने पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं। निजी जो वाहन हैं इनके उपयोग को हम कम कर सकते हैं, और यदि उपयोग करना है तो इसमें शीशा रहित पेट्रोल का यूज़ कर सकते हैं। सार्वजनिक परिवहन के साधनों का उपयोग कर सकते हैं। कूड़ा करकट व टायरों आदि को जलाने पर भी रोक लगनी चाहिए। स्वच्छ व पारदर्शी जल सदैव पीने योग्य होता है, यह कथन सही नहीं है। स्वच्छ पारदर्शी जल हमेशा पीने योग्य नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई ना कोई सूक्ष्म जीव या घुले हुए अपद्रव्य हो सकते हैं, जिसको पीकर हम बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए वो हमेशा पीने योग्य नहीं होता। इसके बाद देखो, चौथा क्वेश्चन, आप अपने शहर की नगरपालिका के सदस्य हैं और ऐसे उपायों की सूची बनाइए जिससे नगर के सभी निवासियों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो। तो अगर मैं नगर की नगरपालिका का सदस्य होता तो मैं स्वच्छ जल की आपूर्ति के लिए जल बोर्ड के साथ कोई ना कोई बैठक करते, जो भी गैर सरकारी प्रयोगशाला में जांच के लिए उनकी जांच करवाते, और यदि आवश्यक होता तो किसी पत्थर लेकर कोई ना कोई कार्रवाई करवाई जाती। पेयजल की जो पाइपें हैं यदि खराब है तो उनको बदला जाता, ताकि स्वच्छ जल है वो हर घर तक पहुंच सके। इसके बाद देखो, पांचवा क्वेश्चन, शुद्ध वायु व प्रदूषित वायु में अंतर स्पष्ट करो। शुद्ध वायु तो क्या होती है, स्वच्छ होती है, पारदर्शी होती है, इसकी कोई गंध नहीं होती और उसमें सूक्ष्म जीव अनुपस्थित होते हैं। इसमें धुआं व धूल के कण भी उपस्थित नहीं होते। तो देखो, प्रदूषित जो वायु होती है वो स्वच्छ भी नहीं होती, पारदर्शी भी नहीं होती, और उसमें दुर्गंध भी आती है, और उसमें सूक्ष्म जीव भी उपस्थित होते हैं। उन अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए जिनमें अम्ल वर्षा होती है, और अम्ल वर्षा हमें कैसे प्रभावित करती है। अम्ल वर्षा क्या होती है कि विभिन्न उद्योगों से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी जो हानिकारक गैसें हैं वो क्या होती है, जल वाष्प से अभिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बना लेती है, और फिर ये बारिश के साथ पृथ्वी पर पहुंचती है। तो वर्षा में घुले इन अम्लों के कारण यह अम्ल वर्षा होती है। इसके बाद देखो, कौन सी गैस पौधाघर गैस नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, मेथेन है, नाइट्रोजन, इसका उत्तर आएगा नाइट्रोजन नहीं है। पौधाघर प्रभाव का अपने शब्दों में वर्णन करो कि जो हमारा वायुमंडल है ये भी क्या है, पौधाघर प्रभाव की तरह कार्य करता है, कि जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य का जो प्रकाश है वो हमारी पृथ्वी तक पहुंच तो जाता है, लेकिन पहुंचने के बाद वह धरती में ही इर्द उर्द परावर्तित होता है, वापिस पुनः बाहर नहीं जा पाता। इसी तरह ठंडे स्थानों पर पेड़ पौधों को उगाने के लिए कांच के जो घर बनाए जाते हैं, कि जो प्रकाश है एक बार उसके अंदर आ जाए, उसको गर्म कर दे, वापिस बाहर न जाए, तो वह क्या कहलाते हैं, पौधाघर प्रभाव कहलाते हैं। आपकी कक्षा द्वारा विश्व उष्णन के बारे में दिया जाने वाला संक्षिप्त भाषण। तो विश्व उष्णन किसे कहते हैं कि वायुमंडल के ताप में जो निरंतर वृद्धि हो रही है, इसे ही क्या कहते हैं, विश्व उष्णन कहते हैं। और इसका जो कारण है वो क्या है, वायुमंडल में लगातार कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में वृद्धि होना ही ताप में वृद्धि होना कहलाता है। और उसकी मात्रा में वृद्धि कैसे हो रही है, पेड़ पौधों के काटने से हो रही है, कि पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, तो जो एक चक्कर है, जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो मात्रा है उसमें वृद्धि हो रही है, जिससे विश्व उष्णन में भी वृद्धि हो रही है। इसके बाद ताजमहल की सुंदरता पर संकट का वर्णन कीजिए। ताजमहल की सुंदरता संसार में अद्वितीय है, इसीलिए विश्व के इसे 7 अजूबों में शामिल किया गया है। लेकिन जो प्रदूषण है वो बढ़ रहा है, और इसके साथ ही उसकी धरोहर पर भी संकट आ रहा है। ताजमहल के चारों ओर बहुत सारे स्वचालित वाहन चलते हैं, रसायन है, विशेषकर जो मथुरा तेल प्रसंस्करण जैसे उद्योग हैं, उनसे जो अम्ल वर्षा होती है उसके साथ ही ताजमहल का संक्षारण हो जाता है, और उसका रंग कैसा हो गया, पीला भी हो रहा है। ये सारा ताजमहल की सुंदरता पर संकट है। इसके बाद देखो, जल में पोषकों के स्तर में वृद्धि किस प्रकार जल जीवों की उत्तरजीविता को प्रभावित करती है।
जल में पोषकों के स्तर में जो वृद्धि है वो जल जीवों की उत्तरजीविता को प्रभावित करती है। कैसे करती है? देखो, जो नाइट्रेट हैं, उर्वरक हैं, वो शैवाल के लिए अच्छा भोजन है। इसीलिए जल भंडारों के जल में नाइट्रेट की जो उपस्थिति से उनमें शैवाल की जो मात्रा है वो अत्यधिक बढ़ जाती है, और शैवाल की जो अत्यधिक वृद्धि होने से नदियों, झीलों, तालाबों के जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम हो जाती है, और इसी से जो उसमें रहने वाले जीव जंतु हैं, फिर जल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, और उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो फिर उनसे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये इस आपके 18वें पाठ के क्वेश्चन उत्तर थे, पूरे हुए। धन्यवाद।